ये आउटपुट का ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राइमरी सेंटर टैप है और सेकेंडरी पर आउटपुट जुड़ी हुई है। नमस्कार साथियों, आज एक ये छोटा सा एम्पलीफायर है, इसके बारे में आपको सिखाते हैं कि किस प्रकार से इसका जो सर्किट है वो काम करता है। ठीक है, तो चलो करते हैं शुरू। ये एक 12 वोल्ट सप्लाई पे चलने वाला ये एम्पलीफायर है जो AC DC दोनों पे चल जाता है। AC के लिए इसके अंदर ट्रांसफार्मर लगाया जाता है और DC पे चलाना हो तो इसमें बैक साइड में डायरेक्ट यहाँ पे DC के लिए ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पे बैटरी का प्लस और माइनस यहाँ पे लग जाता है। और बैक साइड में अगर हम यहाँ पे बात करें तो कॉमन 4 ओम, 8 ओम, 16 ओम और यहाँ पे जो 100 वोल्ट लिखा होता है ये होता है अगर LMT के जो यूनिट आते हैं वो अगर चलाने हो तो यहाँ पे 100 वोल्टेज पे रख के चलाए जाते हैं। उसके अलावा अगर कोई 4 ओम के स्पीकर हो, कोई सीलिंग स्पीकर हो, कोई कई बार क्या होता है कि इसी डेक के ऊपर जैसे छोटे स्पीकर चलाने हो तो उनके लिए ये यहाँ कॉम्बिनेशन रहता है। 16 ओम का कोई स्पीकर चलाना हो यहाँ चला लेते हैं, 8 ओम का चलाना हो यहाँ चला लेते हैं, 8 ओम के 2 लगाने हो तो यहाँ लगा लेते हैं। तो ये इस कॉम्बिनेशन के लिए यहाँ पे ऑप्शन रहता है। जब आप इसके आउटपुट के लिए ट्रांजिस्टर देखेंगे तो यहाँ पे 3 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, जिसमें जो ये 2 ट्रांजिस्टर ये आउटपुट सेक्शन के ट्रांजिस्टर है और जो यहाँ पे ये तीसरा ट्रांजिस्टर है ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर है। किसी भी एम्पलीफायर में इस प्रकार से अगर 3 ट्रांजिस्टर लगे हों या 5 लगे हों या 7 लगे हों तो उनमें से एक ट्रांजिस्टर है वो ड्राइवर का होता है और बाकी जो बराबर सम संख्या में है वो जैसे 2 लगे हों, 4 लगे हों, 6 लगे हों तो वो आउटपुट सेक्शन के रहते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसमें पहले बता देता हूँ कि कौन कौन से सेक्शन है। ये यहाँ पे एक छोटा सा बोर्ड जिसके अंदर एक बड़ा सारा कैपेसिटर लगा हुआ है, ये इस पूरे एम्पलीफायर की सर्किट के अंदर या पूरे एम्पलीफायर के अंदर जब आप देखोगे तो यही सबसे बड़ा कैपेसिटर है। तो जो सबसे बड़ा कैपेसिटर है वो पावर सप्लाई का कैपेसिटर है। जो AC हमारी आती है वो यहाँ पे आएगी, ये इनपुट है ट्रांसफार्मर का, इधर से ट्रांसफार्मर का ये सेकेंडरी साइड है। ठीक है, इसके अंदर जो डायोड लगे रहते हैं, डायोड इसके अंदर रिवर्स बायस के अनुसार लगे रहते हैं क्योंकि जो AC की ये पोलरिटी पकड़ते हैं वो नेगेटिव वाली पकड़ते हैं। तो उस दौरान क्या होता है कि ये जो दोनों ब्लैक वाली जो वायरें दिखाई दे रही है आपको ये AC में है और जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे DC बनती है। क्योंकि ये जो डायोड का सिरा है मैं आपको अच्छे से यहाँ पे समझाता हूँ। ये जो डायोड का सिरा है अगर ये वाला सिरा AC लाइन से जुड़ जाए जो एनोड है फिर तो इधर वाली साइड से अपने को पॉजिटिव DC मिलती है। अगर AC के साथ में ये वाला सिरा जुड़ जाए तो फिर हमें इधर की साइड से ग्राउंड मिलता है और फिर प्लस कौन बन जाता है, प्लस बन जाता है ये जो इसका सेंटर सिरा ये। अगर AC इस साइड में दे देते हैं फिर जो सेंटर सिरा है वो ग्राउंड बन जाता है। अभी जो इसके अंदर जो AC वाली ब्लैक वाली वायर है वो इसके माइनस वाली साइड से जुड़ी हुई है जिससे यहाँ पे ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ये इसका पॉजिटिव बन जाता है। ओके, उसके बाद में एक यहाँ पे बड़ा सारा कैपेसिटर आ गया जो फिल्टर एंड करंट स्टोरेज के लिए। और इसके बाद में ये जो सेकंड ट्रांसफार्मर आपको दिखाई दे रहा है ये आउटपुट का ट्रांसफार्मर होता है, ये इसका ड्राइवर ट्रांसफार्मर है। तो ये जो हम इस एम्पलीफायर को बोला जाता है ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर क्योंकि जो भी इसके अंदर कपलिंग का काम होता है वो ट्रांसफार्मर से होता है। ये आउटपुट सेक्शन के अंदर जो भी इसके इम्पीडेंस मैच करवाता है तो इस ट्रांसफार्मर के थ्रू ही होते हैं। और ये जो है ड्राइवर ट्रांसफार्मर क्योंकि सिंगल सप्लाई के एम्पलीफायर है इसलिए जो सिग्नल के जो फेस शिफ्टर का जो काम करता है वो ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर ही लगाया जाता है। इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो फेस है उसको चेंज करना पड़ता है उसके थ्रू, तो इस ट्रांसफार्मर को ड्राइवर ट्रांसफार्मर कह देते हैं और फेस चेंजर भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसलिए ये लगाए जाते हैं। अगर सिंगल सप्लाई का एम्पलीफायर हो तो उसके अंदर ये ज़रूरी रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद में ये एक आपको बड़ी सारी PCB दिखाई दे रही है जो इसके माइक सेक्शन, बेस टेबल का भी सेक्शन जितना मतलब इसके अंदर है वो यहीं पे है। यहाँ पे एक आपको रेगुलेटर दिखाई दे रहा है जो कि 5 वोल्टेज के लिए इसमें जो आगे पैनल में एक ड्यूटी बोर्ड कह दो आप, यानी ये USB पैनल लगा होता है ना उसके लिए जो 5 वोल्टेज की सप्लाई है उसके लिए ये लगा रहता है। अभी हम लोग आपको बताने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर वगैरह लगे हैं उनके कैसे क्या कनेक्शन रहते हैं। आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर इसके अंदर यूज किए जाते हैं जैसे मैंने आपको पीछे से दिखाया था।
बैक साइड से कि इसमें 2 ट्रांजिस्टर है, दोनों ट्रांजिस्टर को किस प्रकार से सप्लाई दी जाती है, अब वो हम बात करते हैं। ये जो आउटपुट ट्रांसफार्मर है, सबसे पहले जो मेन सप्लाई रहती है वो इस फ्यूज़ से होते हुए ना इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड में इन होती है। यहाँ पे जब हम देखें ना येलो वाली वायर से इसमें इन होती है। इसमें इन होने के बाद में ये जो 2 वायर है इससे दोनों साइडों में अलग अलग हो जाती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर ये सेंटर टैप है। सेंटर टैप पे 12 वोल्टेज देते हैं, दोनों साइडों में ये आ जाती है 12 वोल्टेज। वो 12 वोल्टेज दी जाती है यहाँ पे जो आउटपुट के ट्रांजिस्टर इनके कलेक्टर पे, ये दोनों वायर हैं, दोनों साइडों में दे दी जाती है। इसमें एक ट्रांजिस्टर को इधर, एक ट्रांजिस्टर को इधर, इसलिए इसमें 2 ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं। दोनों ट्रांजिस्टर मिल करके पुश पुल में काम करते हैं, यानी एक ऊपर के लिए पॉजिटिव जो हाफ साइकिल है उसको उसके समय काम करता है, और दूसरा जो नीचे की नेगेटिव जो हाफ साइकिल है उसके लिए काम करता है। तो दोनों ट्रांजिस्टर ये जब पुश पुल में बारी बारी से काम करते हैं तो जो एसी का 360 डिग्री का जो साइकिल है वो कवर कर लेते हैं, ठीक है, वो कवर करते हैं इस ट्रांसफार्मर से मिल करके, इसलिए इसको ट्रांसफार्मर कपड़ बोला जाता है। जो लोड है उसको ये ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी के साथ में जोड़ा जाता है। तो यहाँ से होता है जो पावर सप्लाई है वो इसके सेंटर टैप से होते हैं, फिर ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे पहुँचती है। और जो ग्राउंड लाइन है वो जब हम देखेंगे तो दोनों ट्रांजिस्टर के एमीटर को आपस में यहाँ पे जोड़ दिया गया, उसके बाद में इस वायर से होते हुए और यहाँ इस रेजिस्टेंस के पास में ले आते हैं। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से इस वायर को लेके आए और ये आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है। इसकी वैल्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये 0.1 ओम 5 वाट है, ठीक है, ये 1 ओम की नहीं है, 0.1 ओम। अब 0.1 ओम की जो रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, 0.1 ओम हम के E1, इसका मतलब 0.1 ओम की रेजिस्टेंस को हम किस प्रकार से पढ़ेंगे, 0.1 ओम नहीं कह सकते इसको, हम इसको कहते हैं 100 मिली ओम। क्या कहते हैं? 100 मिली ओम। ये कैलकुलेशन भी आप लोगों ने ध्यान देना है कि इस रेजिस्टेंस को हम 100 मिली ओम कहेंगे। मिली ओम में ये रेजिस्टेंस होती है। तो ये कहाँ पे लगी होती है? ये लगी होती है आउटपुट का ट्रांजिस्टर है उसके एमीटर के साथ में लग करके और ग्राउंड से की जाती है। और यहाँ पे जब हम देखेंगे तो 2 कैपेसिटर लगे होते हैं, देखिए एक इधर और एक इधर। ये हमेशा कैपेसिटर लगते हैं ट्रांजिस्टर के बेस टू कलेक्टर। इनको मिलर कैपेसिटर भी बोल देते हैं, क्योंकि जो ट्रांजिस्टर होते हैं ना, जब एक फ्रिक्वेंसी के ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं या स्विचिंग करते हैं तो उस समय जो ट्रांजिस्टर है वो एक हाई फ्रिक्वेंसी ओसिलेशन पैदा करते हैं। तो उस फ्रिक्वेंसी को ये जो कैपेसिटर लगे हुए हैं ये उस फ्रिक्वेंसी को मैनेज कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, तो जो कि आगे आउटपुट सेक्शन के अंदर किसी प्रकार का कोई नॉइस जाने नहीं देते। तो इसलिए कैपेसिटर लगाए जाते हैं। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक या एम्पलीफायर की थ्योरिकल में कहें तो इसको मिलर कैपेसिटर भी कह देते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पे दोनों ट्रांजिस्टरों के लिए ना 2 वाइट बार गई हुई है, एक इधर और एक इधर। ये जो दोनों वायर होती है ये इसकी बेस के लिए, ठीक है, क्योंकि ट्रांजिस्टर हमारा क्या है, करंट कंट्रोल डिवाइस है ना। तो जो सिग्नल आएगा, सिग्नल के थ्रू इसकी जो स्विचिंग होनी है, और जो सिग्नल आएगा वो किससे आएगा? ये वाइट वाली जो वायर है ना, इसी से आएगा, जिससे आउटपुट के ट्रांजिस्टरों को ये बारी बारी से वर्क होगा। और ये जो वाइट वाली वायर है ये आ कहाँ से रही वो आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये आती है, ये जो ट्रांसफार्मर इसके दोनों सिरे से, इस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी सेंटर टैप है, इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी है वो सेंटर टैप है। तो इस ट्रांसफार्मर के देखो यहाँ पे जो बीच वाला पॉइंट है, इस बीच वाले पॉइंट के ऊपर बाइसिंग दिया जाता है, यानी ये जो दोनों ट्रांजिस्टर है इसको ऑन कराने के लिए कम से कम 500 से 600 मिली वोल्ट देना पड़ेगा, जब जाकर के ये ट्रांजिस्टर हमारे एक्टिव होंगे, ठीक है। नहीं तो क्योंकि ट्रांजिस्टर जो हमारा एक्टिव कंपोनेंट है उसको एक्टिव करने के लिए कुछ न कुछ वोल्टेज देने पड़ते हैं। तो वो वोल्टेज हम इस ड्राइवर ट्रांसफार्मर के यहाँ सेंटर पॉइंट पे दिए जाते हैं। और ये वोल्टेज बनते कैसे हैं? ये वोल्टेज बनते हैं वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू। और वोल्टेज डिवाइडर कहाँ लगा रहता है? वोल्टेज डिवाइडर लगा रहता है यहाँ पे 150 ओम की रेजिस्टेंस 5 वाट में, और एक यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है 4.7 ओम की जो रेजिस्टेंस है। ये एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बनता है जिसके थ्रू यहाँ पे इसके सेंटर टैप के ऊपर कुछ डीसी वोल्टेज पहुँचते हैं, और वो डीसी वोल्टेज दोनों साइडों में डिवाइड हो जाते हैं, एक जैसे रहते हैं इधर और इधर। होने के बाद में यहाँ से इस ट्रांजिस्टर की बेस के ऊपर आकर के ट्रांजिस्टर को ये एक्टिव कर देते हैं। ट्रांजिस्टर ऑन तब होता है जब इनकी बेस के ऊपर कुछ करंट आएगा तो, ठीक है। अकेला सिर्फ डीसी अगर 500 या 600 मिली वोल्ट देते हैं तो उससे ट्रांजिस्टर सिर्फ ऑन होता है, न कि ऑन नहीं होता, एक्टिव होता है, न कि वो ऑन होता है। तो इस प्रकार से इसके बाद में यहाँ तक हो गया। इसके बाद में देखो ये जो हमारा ड्राइवर
ट्रांसफार्मर जो है ये भी किसी एक ट्रांजिस्टर को ये स्विचिंग करवाता है, तभी जा कर के इसके प्राइमरी के अंदर जो वोल्टेज जनरेट होते हैं, जब इसके प्राइमरी में ऐसी वोल्टेज जनरेट होंगे तो वो इधर यहाँ सेकेंडरी में होंगे, तब ये दोनों की सेकेंडरी वाइंडिंग इसी में से होते हैं, फिर वे आगे आउटपुट के जो ट्रांजिस्टर उनकी बेस तक जाएंगे। तो ये जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर होता है इसके साथ में जुड़ा होता है, ये यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जो कि ड्राइवर ट्रांजिस्टर है, ये इससे होते हुए जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो जो सप्लाई वोल्टेज है देखिए इसके इस सिरे के ऊपर सप्लाई वोल्टेज दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे 9-10 वोल्टेज दिया जाता है। वो जो वोल्टेज है ना वो भी उसका भी नेटवर्क है ना, आपको मैं दिखाता हूँ उसका नेटवर्क भी। देखो यहाँ पे 2 कैपेसिटर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इनमें से जो एक कैपेसिटर जो है वो इस सप्लाई के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी जो वोल्टेज है उसमें से कुछ कम करके और शायद उसका रेजिस्टेंस आपको यहाँ मिलेगा इधर स्पोर्ट में, यहाँ से वोल्टेज को ड्रॉप करवा के फिर इसके ऊपर दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये ब्लू वाली वायर से आता है वोल्टेज, और ये जो ब्लैक वाली है इससे होते हुए इसके कलेक्टर पे चला जाता है। ओके, और जो इस ट्रांजिस्टर का एमीटर है उसको भी ग्राउंड से जोड़ा जाता है, उसका रेजिस्टेंस भी अपने को इधर ग्राउंड वाली लाइन के पास में मिल जाएगा, जो अपने जो इधर सप्लाई की तरफ लगा हो ना इस साइड में। तो यहाँ होने के बाद में फिर हम चेक करेंगे इसकी जो ये वाली बेस की जो वायर है ऑरेंज वाली। ठीक है, ये जो बेस वाली जो वायर है ये वायर आई थी हमारी, क्योंकि इसी के थ्रू जो सिग्नल है इस वायर के थ्रू यहाँ इस ट्रांजिस्टर की बेस पे जाता है। ठीक है, और उसके कलेक्टर से आउट होकर इस ट्रांसफार्मर में चला जाता है। ट्रांसफार्मर से आउट होने के बाद में फिर आउटपुट के ट्रांजिस्टर उनकी बेस पे चला जाता है। ठीक है, यहाँ से आउट होता है इस ट्रांसफार्मर के थ्रू, ट्रांसफार्मर से आउट होकर के आगे आउटपुट लाइन पे चला जाता है। तो ये जो ऑरेंज वाली वायर है ना, यहाँ से ये सिग्नल की वायर है, इसको हमने पकड़ना। देखो इनकी बेस को पकड़ा था हमने, इस ट्रांसफार्मर से आगे थे, अब हमें इस ट्रांजिस्टर की बेस को पकड़ना है। तो ये आपको अपने आप इस वाले पॉइंट पे इधर ले आएगी। ठीक है, यहाँ पे इस प्रीसेट के साथ में मिल करके और उस ट्रांजिस्टर का जो बेस है वो यहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि इस ट्रांजिस्टर की जो यहाँ पे बेस है इसके ऊपर भी ट्रांजिस्टर को ऑन करवाने के लिए बाइसिंग वोल्टेज दिए जाते हैं कि जिससे ये ट्रांजिस्टर हमारा ठीक से वर्क करें। अब अगर बात करें जो ये वाले जो दोनों ट्रांजिस्टर हैं ये हमारे काम करते हैं क्लास बी की तरह, क्योंकि पुश पुल में एम्पलीफायर वर्क करता है इसलिए, और ये जो ट्रांजिस्टर है ये वर्क करता है हमारा क्लास ए की तरह। ठीक है, और इसमें जो भी यहाँ पे जितना सेक्शन लगा हुआ है ये सारे का सारा क्लास ए की तरह ही वर्क करता है, सिर्फ जो आउटपुट सेक्शन है वो क्लास बी की तरह वर्क करता है। अब ये क्लास ए क्या होता है, क्लास बी क्या होता है, ये जो चीज़ें ना ये ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट का जो क्यू पॉइंट होता है ना साथियों, उससे कन्फर्म होता है। ऐसे सीधा तीर अंदाजी से या तुक्का लगा करके नहीं होता। ट्रांजिस्टर का जो क्यू पॉइंट है उससे डिक्लेयर होता है कि ये एम्पलीफायर हमारा क्लास बी है, क्लास ए है या क्या फंडामेंटल है। तो इस ट्रांजिस्टर की बेस के लिए यहाँ पे नेटवर्क बना है, उसी के साथ में ये प्रीसेट लगा हुआ है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इस प्रीसेट से कहाँ की आपने वोल्टेज मेजरमेंट करना है वो भी आपको बताता हूँ। कई सारे लोग इस प्रीसेट से जो बाइसिंग है वो मैनेज करने में बहुत बड़ी गलती करते हैं। इससे आपको यहाँ की बाइसिंग सेट नहीं होगी, ये आप ध्यान रखना, यहाँ की बाइसिंग सेट नहीं करनी है इस प्रीसेट से आपने बाइसिंग सेट करनी है। जो ये वाला ड्राइवर जो ट्रांजिस्टर दिया ना इसकी बेस के ऊपर। ठीक है, ये जो 10K का यहाँ पे प्रीसेट लगा है, इस प्रीसेट से आपने ये जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर लगा ना इसकी बेस के ऊपर आपने 1.5 वोल्टेज कर देना है, 1.4 से लेके 1.5 तक। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर जो सही से वर्क करेगा ये प्रीसेट से। कई बार ये प्रीसेट ख़राब हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में ये जितने आगे ट्रांजिस्टर लगे हैं हम इनके बारे में बात कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे जो भी माइक के पोर्ट लगे हुए हैं देख रहे हैं अपन 2, तो यहाँ पे जो दो ट्रांजिस्टर ये माइक के लिए लगे हुए हैं, ये और 2। ये जो ट्रांजिस्टर है इनके ऊपर भी जो बाइसिंग नेटवर्क जो बना हुआ रहता है वोल्टेज डिवाइडर के अनुसार ही बना हुआ रहता है ये। ठीक है, क्योंकि जो वोल्टेज डिवाइडर से अगर ट्रांजिस्टर को वर्क करवाया जाता है तो वोल्टेज डिवाइडर में क्या ट्रांजिस्टर हमारा जो इसमें लगा हुआ है ये एमीटर फॉलोअर की तरह काम करता है, और इसमें एमीटर पे लगी हुई जो फीडबैक रजिस्टर है वो थर्मल प्रोटेक्शन से भी बचा करके रखती है, और ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट क्यू पॉइंट है वो भी एकदम सेंटर में रहता है। इसलिए जो वोल्टेज डिवाइडर जो विधि उसी के थ्रू ट्रांजिस्टर में काम करवाया जाता है। ठीक है, 2 एक इधर और एक इधर जो रेजिस्टेंस है इसकी बेस पे लगी हुई है, एक रेजिस्टेंस इसके कलेक्टर पे, एक रेजिस्टेंस इसके एमीटर पे। जो सिग्नल सबसे पहले जो आता है जो इसमें इन होता है वो भी एक कैपेसिटर से होकर के होता है,
और जो आउट होता है वो भी एक कैपेसिटर से होकर के होता है। ठीक है, ये यहाँ से जो दोनों माइक वाले जो पोर्शन है उन्हीं के लिए इनके ऊपर इन हो जाता है सिग्नल। ठीक है, यहीं से आने के बाद दोनों का जो सिग्नल बाद में इस ट्रांजिस्टर पे चला जाता है यहाँ पे आके, क्योंकि दोनों का जो सिग्नल है ये मिक्स होना चाहिए। इसके बाद में फिर जो यहीं से चला जाता है बीटी बोर्ड की तरफ। बीटी बोर्ड से ये देखिए यहाँ पर ना बेस ट्रेबल के शायद इसमें यहाँ यूज़ किए हैं, बेस और ट्रेबल के देखो टोन दो लगे हैं ना, इस बेस ट्रेबल की टोन की तरफ चला जाता है। यहीं से जो बेस ट्रेबल की टोन से कंट्रोल होने के बाद में फिर वापस जो सिग्नल है नेक्स्ट ट्रांजिस्टर पे आता है। यहाँ से होने के बाद में फिर सिग्नल को एक ट्रांजिस्टर से और गुजारा जाता है, क्योंकि ये जो ट्रांजिस्टर है इसमें जो एम्पलीफायर की आउटपुट है, ठीक है, फीडबैक, वो भी इसी ट्रांजिस्टर के ऊपर आती है। तो ये जो ट्रांजिस्टर हमारा इनपुट और फीडबैक दोनों के लिए, क्योंकि जितना जो हमारा कंट्रोलिंग का काम है वो इस ट्रांजिस्टर के हाथ में है कि कितना सिग्नल को आगे जाने देना है। तो इस ट्रांजिस्टर के ऊपर फीडबैक भी आती है और इधर से इनपुट भी आती है। इसी के बाद में जो आगे है वो ड्राइवर ट्रांजिस्टर तक सिग्नल जाता है और ड्राइवर ट्रांजिस्टर से होने के बाद में फिर आउटपुट सेक्शन के अंदर जाता है। तो ये जो एम्पलीफायर है इस प्रकार से वर्क करते हैं। बाकी देखो इनके अंदर बहुत सारी जगह पे ये सेलेक्टर स्विच भी लगे जाते हैं कि माइक की तरफ करना है, यूएसबी की तरफ करना है, ठीक है, या ऑक्स की तरफ करना है, इस टाइप से। और ये जो सिंगल सप्लाई के जो एम्पलीफायर होते हैं इन्हीं को बोला जाता है ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर। और इस विधि के बाद में ही आगे जो जितने ड्यूल सप्लाई में और जो एम्पलीफायर बने होते हैं, जैसे कि हम कह दें कि डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर वगैरह, वो सिर्फ इनके बाद में ही बनते हैं। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा जी जान लगा करके समझते हो और देखने का प्रयास करोगे ना, और इसको एक बार नहीं, अगर आप इस वीडियो को कई बार देख लेते हो पूरी जी जान से, तो मैं कहता हूँ कि आप अच्छे से समझ जाओगे कि एम्पलीफायर असल में चीज़ क्या है और एम्पलीफायर असल में काम कैसे करता है। ठीक है, एम्पलीफायर के स्ट्रक्चर सभी के सेम ही होते हैं, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। आदमी को सबसे ज़्यादा सीखना चाहिए किस पे, जो ट्रांजिस्टर वगैरह ना, उन चीज़ों का। जब आपको ट्रांजिस्टर के बारे में समझ आ जाएगी तो आप एम्पलीफायर को प्रॉपर तरीके से समझ जाओगे। अभी मैं जाते जाते जो बिल्कुल नए लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक बनाना चाहते हैं, उनके बारे में आपको मैं थोड़ी सी और बता देता हूँ। उन लोगों को क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो ये पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये रेजिस्टेंस वगैरह हो रही है, इनके ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि आपको शोल्डर कैसे चलाया जाता है ये भी आपको सीखना पड़ेगा। पार्ट्स को निकाला कैसे जाता है, पार्ट्स को लगाया कैसे जाता है, ये चीज़ें भी आपको सीखनी पड़ेगी। तो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये कैपेसिटर है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, ये सिरेमिक कैपेसिटर है, ठीक है। नॉन पोलर बोला जाता है इनको, इनको पोलर बोला जाता है। इनके ऊपर जिधर माइनस का ये निशान दिया गया ना, ये देखो इधर, थोड़ी पास से दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये यहाँ पे माइनस में माइनस का निशान दिया जाता है इधर, ठीक है। तो इधर का माइनस सिरा है जो ब्लैक वाला दिखाई दे रहा है, और इधर का प्लस सिरा है। अभी जाते जाते मैं एक सवाल और पूछता हूँ, जो एक्सपर्ट लोग हैं ना उनसे, तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कभी उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। तो साथियों, ये मेरा सवाल ये है कि ये जो कैपेसिटर होते हैं, चाहे ये है चाहे ये है, ठीक है, और चाहे ये छोटे कैपेसिटर है, ओके, ये देखो इधर भी चाहे छोटे लगे हुए हैं, ये इनके ऊपर अगर आप गौर से ध्यान करो ना, तो यहाँ पे देखो एरो का निशान बना होता है, ये एरो का निशान है, ठीक है, इस प्रकार से ये तीर का निशान है, ये ऐसे ऐसे है ना। तो असल में क्या है, ये तीर का निशान है। ये तीर का निशान क्या दर्शाता है, आपने ये नहीं कहना कि ये ग्राउंड का है। ये ग्राउंड का तो सभी को पता है कि यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो ये अपने को बता देता है कि इधर वाला सिरा ग्राउंड और उधर वाला सिरा प्लस है। लेकिन इस ग्राउंड के ऊपर एक तीर का निशान और होता है। ये तीर का निशान किस किस को पता है कि ये तीर का निशान क्या दर्शाता है? तो जिन लोगों को पता है वो कमेंट जरूर करके बताना, और जिनको नहीं पता वो भी। ये मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कैपेसिटर के ऊपर जो तीर का निशान है वो क्या दर्शाता है, ठीक है। माइनस का तो देखो ये पूरा किसी भी कैपेसिटर के ऊपर अगर आप ध्यान से देखो, अभी अगर किसी को नहीं समझ में आया कि तीर का निशान क्या है तो मैं आपको दोबारा से फिर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो है ना यहाँ से बन रहा है ऐसे करके, ऐसे, ये एक एरो का निशान है। अगर आप देखो तो ये एरो का निशान आपको क्या दर्शाता है, बस ये चीज़ आप लोगों ने, इसके ऊपर आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि किन किन लोगों को इसके बारे में, इस एरो के निशान के बारे में पता है। और एक बात और है, देखो आप कहीं पे भी इधर उधर सर्च करने से पहले आपने कमेंट करना है, बाद में नहीं। अगर आप कहीं पे सर्च करोगे
इंटरनेट पे और पे सर्च करने के बाद में अगर आप ये बताते हो तो फिर मज़ा नहीं आएगा। फिर तो ये होगा कि आपने इधर उधर से कन्फर्म करके फिर बताया, फिर आपके नॉलेज का कैसे तुलना कर पाओगे आप? आपने खुद नहीं आपके नॉलेज की तुलना करनी है। इसके अंदर मैं ये नहीं चाहता कि हमने किसी ने गलत कमेंट बताया तो उसमें से कोई उसके इंसल्ट नहीं है। गलती होती है तो उससे सुधारा जाता है, सुधार होता है तो आदमी एक्सपर्ट बनता है। आपके कमेंट की मैं वेट करूँगा, तो ज़रूर आप कमेंट करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना आप, ठीक है। और अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, नहीं पसंद आती तो आप सब्सक्राइब मत करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।